आप थोड़ा सा सुन ले। अनफॉर्चुनेटली कल हमने क्लास स्टार्ट की थी एंड समझे कल की क्लास ड्यू है, जो आज हम कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशू वी कुडंट कंडक्ट द क्लास। ठीक है, सो आई सेड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हमारे पास क्लास के अंदर कुछ 45-50 स्टूडेंट्स आ चुके थे, लेकिन इंटरनेट में बहुत ज़्यादा लैगिंग थी, तो 20-25 मिनट्स निकल चुके थे जिसके अंदर इंटरनेट प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ था। तो नाउ हमारी क्लास में आज मुझे था एक्सपेक्टेड के थोड़े से कम पार्टिसिपेंट्स होंगे, क्योंकि चांद रात और इस टाइप की थोड़ा सा था, लेकिन आई सेड कि मुझे करनी है क्लास, तो मैं पे कर रहा हूँ एंड इट इज एक्चुअली बीइंग रिकॉर्डेड एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। कल की क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि एग्जामिनर ने मई जून 2023 से चेंजेस लेकर आ गए हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेपर है, दैट इज स्पेसिमेन पेपर, लेकिन इंडिया के अंदर हमारे पास पेपर होते हैं मार्च में, फेब मार्च टाइम। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इट इज मेंशन फेब मार्च। तो ये जो फेब मार्च है हमारे पास, इट इज बेसिकली एन इंडियन वेरिएंट। इंडिया के अंदर हमारे पास फेब मार्च के अंदर पेपर होते हैं। तो अच्छा हो गया हमारे पास ये कि हमारे पास एक और एडिशनल पेपर है जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके थ्रू वी कैन कंसिडर द मार्क्स स्कीम, वी कैन अंडरस्टैंड के व्हाट चेंजेस द एग्जामिनर हैज मेड एंड व्हाट आर द न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया, सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। और एक चीज और देखिएगा यहाँ पे कि देखिए पेपर वन बिजनेस कॉन्सेप्ट वन। तो जब आप पास्ट पेपर्स को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि 2020, 21, 22, 2018, 19, उसके अंदर एग्जामिनर से बिजनेस पेपर वन शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऐसे राइटिंग, इस टाइप का पेपर होता था। लेकिन अब एग्जामिनर ने यहाँ पे इसको क्लियरली मेंशन कर दिया कि दिस पेपर इज नोन एज बिजनेस कॉन्सेप्ट वन, दैट इज पेपर वन, और बिजनेस पेपर टू विल बी नोन एज बिजनेस कॉन्सेप्ट टू। तो ये चीज एग्जामिनर ने यहाँ पे नई एडिशनल चीज मेंशन की है। सेकेंडली हमारे पास इंस्ट्रक्शन के अंदर भी कुछ चेंजेस है, देखिए हाईलाइटेड है। सेक्शन ए आंसर ऑल क्वेश्चंस। पहले भी हमारे पास ये था कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे उसके अंदर 4 क्वेश्चंस होते थे एंड ऑल द क्वेश्चंस वर कंपल्सरी बाय द एग्जामिनर। ठीक है, देयर वाज नो चेंजेस देयर इज नो चेंज एज सच इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। लेकिन हमारे पास सेक्शन बी के अंदर आंसर वन क्वेश्चन, पहले भी एक क्वेश्चन था लेकिन उसके अंदर ये चेंजेस आएंगे। देखिए हमारे पास पहले क्या होता था, हमारे पास देयर वर 3 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो 5 8 12 मार्क्स का होता था, क्वेश्चन 6 20 मार्क का क्वेश्चन होता था, जो कि अब असेस नहीं होगा हमारे पास। तो अब से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम मई जून 2023 ऑनवर्ड्स टिल 2026, या जब भी हमारे पास एग्जामिनर चेंज जब तक नहीं लेकर आता, तब तक एएस के अंदर हमारे पास देयर विल बी नो 20 मार्क का क्वेश्चन। 20 मार्क का क्वेश्चन अब A2 के अंदर सिर्फ है, एएस लेवल के अंदर नहीं। तो सिंपली यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो 2 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, एंड इट विल बी स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, 8 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। आइदर यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5 और यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सेक्शन ए देखते हैं। और मुझे कंपैरेटिवली व्हेन आई वाज रिव्यूइंग दिस पेपर, और मैंने आज फिजिकली एक जगह पे कराया भी पीसीएचएस के अंदर ये पेपर, तो कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स ने कहा कि ये जो पेपर है हमारे पास वो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चंस तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सर व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बात तो हमें क्लियर पता है, और हमारे पास द कमांड वर्ड इज डिफाइन। तो जो डिफाइन होता है हमारे पास, उसके अंदर वी नीड टू शो आवर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या हमारे पास नॉलेज है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दैट इज मेंशन। तो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो दैट इज नो रॉकेट साइंस, बहुत क्लियर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करेंगे। द रियल कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन थिंग ओवर अनदर, दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फिर कोई आप एग्जाम्पल दे दें कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन एक्स एंड ऑप्शन वाई, एंड इफ यू चूज ऑप्शन एक्स so that will be your choice and option y will become the opportunity cost. कि let's suppose आपको मोबाइल फोन खरीदना है, so you have 2 options, you can go for iPhone or you can go for Samsung, and if you buy the Samsung that will be your choice and iPhone will become the opportunity cost. तो आई थिंक कि इसके अंदर टाइम वेस्ट करना फजूल है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास देखिए 1B 3 मार्क्स, और स्पेशली 3 मार्क्स के अंदर एग्जामिनर बहुत बड़ी चेंज लेकर आ गया है। पहले यहाँ पे क्या होता था, एक्सप्लेन 2 क्वालिटीज एन एंटरप्रेन्योर नीड्स फॉर बिजनेस सक्सेस, पहले होता था। अब यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है एक्सप्लेन 1 क्वालिटी। तो क्लियरली व्हेन द एग्जामिनर इज मेंशनिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन 1 क्वालिटी एन एंटरप्रेन्योर नीड्स फॉर बिजनेस सक्सेस, तो सर मार्क्स की डिवीजन क्या होगी, मार्क्स की डिवीजन इस तरीके से होगी
कि आपको यहाँ पे जो मार्क्स मिल रहे होंगे वो आपको एक मार्क मिल रहा होगा एंटरप्रेन्योर की नॉलेज शो करने का कि हु इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन है। जी अनश्य एग्जांपल देना जरूरी है। एंटरप्रेन्योर कौन है हमारे पास? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु टेक्स द रिस्क, who combines or organizes the resources or the factors of production that are required to start the business. He is known as entrepreneur. क्वालिटी के बारे में अब आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन वन क्वालिटी है इसके आपको 2 मार्क्स मिल लेंगे। तो एक मार्क आपको एंटरप्रेन्योर की नॉलेज का और दूसरा मार्क आपको जो 2 मार्क्स मिल रहे होंगे वो मिल रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन और द एनालिसिस दैट यू आर डूइंग, दैट हाउ दिस पर्टिकुलर क्वालिटी that actually an entrepreneur possesses in order to make its business successful. तो how this particular quality of an entrepreneur leads to business success इसके ऊपर मिलेगी। तो आपने सबसे पहले तो entrepreneur की डेफिनेशन लिख दी कि entrepreneur कौन है हमारे पास? an individual who organizes the resources to start the business and takes the risk to start the business। ये आपकी नॉलेज शो हो गई। अब सर क्वालिटी क्या है? अब क्वालिटी, नंबर ऑफ क्वालिटी हमारे पास इनोवेशन है कि भाई एक क्वालिटी एंटरप्रेन्योर की होती है कि वो इनोवेटिव होता है। सेकंड, वो रिस्क टेकर होता है, he looks for the opportunities and takes the risk to get the benefit from the market or from the opportunity, ये होता है हमारे पास। थर्ड, एंटरप्रेन्योर ऑप्टिमिस्टिक होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है उसका, पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, दैट कैन बी द क्वालिटी। तो आप कोई भी क्वालिटी उठा लें। अब लेट सपोज अगर जैसे फॉर एग्जांपल इनोवेटिव वाली बात है, तो इनोवेटिव कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ इनोवेशन और ही मस्ट possesses the quality of an innovation और he should be an innovative। तो जब इनोवेटिव होगा तो वो क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएगा, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा, नई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, which is going to attract new customers and which will allow the producer to charge higher prices, and this is how the business will become successful। क्योंकि सक्सेस का मतलब क्या है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। सक्सेस का मतलब क्या है? दैट योर बिजनेस इज जनरेटिंग प्रॉफिट। सक्सेस का मतलब क्या है कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। दैट इज बिजनेस सक्सेस। तो simply how innovation can lead to the growth, how innovation can lead to the profit maximization, and how innovation can lead to the increasing number of customers। समझ में आता है? Is it clear? I need a thumbs up so that we can proceed। अब आ जाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2A है, define the term product life cycle। again similar, जैसे क्वेश्चन नंबर 1A था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2A, define the term product life cycle। so sir, what is product life cycle? basically product life cycle shows the lifespan of a particular product in a market। ठीक है, तो जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ मार्केट का मतलब क्या है हमारे पास कि फ्रॉम द डेवलपमेंट और फ्रॉम द कॉन्सेप्ट और फ्रॉम द आइडिया जनरेशन टिल द डिक्लाइन ऑफ द प्रोडक्ट इन अ मार्केट। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका क्या बताता है? पूरी लाइफ स्पैन बताता है कि हाउ मच टाइम द प्रोडक्ट इज स्पेंडिंग इन द मार्केट, हाउ मच द प्रोडक्ट इज डिमांडेड इन द मार्केट, हाउ मच प्रोडक्ट इज जनरेटिंग रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। तो प्रोडक्ट जिंदा कब तक होता है? जब तक वो डिमांडेड होता है, जब तक प्रोड्यूसर्स को मार्केट के अंदर सप्लाई करता रहता है। व्हेन द प्रोड्यूसर रिमूव्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, सो इसका मतलब क्या है कि द प्रोडक्ट हैज कंप्लीटली एंडेड इट्स लाइफ, क्या प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है। सो व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? Product life cycle shows the lifespan of a particular product in terms of sales revenue in the market from the introduction till the decline। तो यहाँ पे अच्छा तरीका क्या है कि आप कोई ना कोई कुछ ना कुछ 2-3 स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेंशन करते हैं। आप बता दें इंट्रोडक्शन टिल डिक्लाइन बता दें, डेवलपमेंट आइडिया जनरेशन टिल डिक्लाइन बता दें। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट मोर मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे क्योंकि आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिफाइन भी कर दिया, प्लस यू हैव शोड योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज दैट यू नो अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इट्स स्टेजेस। पार्ट बी बना है हमारे पास 2B, explain one way a business could extend the life of a product। अच्छा, अब सर सवाल क्या है हमारे पास? explain one way। तो सर explain one way पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्रोसेस, कोई मेथड जो कि बिजनेस यूज करे ताकि उसकी प्रोडक्ट की लाइफ एक्सटेंड हो जाए।
तो यहाँ पे तो एक बात क्लियर हो गई दैट द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंशनल स्ट्रैटेजी, जो कि हम सैचुरेशन के बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। तो सर यहाँ पे मार्क्स की डिवीजन क्या होगी? 2 मार्क्स तो उस पर्टिकुलर मेथड के वे के होंगे जो कि हम यूज करेंगे टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। तो सर 1 मार्क क्या होगा? 1 मार्क होगा एक्सटेंशन द लाइफ। क्या मतलब है? तो यहाँ पे पहले आप बताएंगे कि एक्सटेंशनल स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो आपको मुझे पता है एक्सटेंशनल स्ट्रैटेजी क्या होती है। एक्सटेंशनल स्ट्रैटेजी वो मेथड होता है या वो एक्शंस होते हैं या वो डायरेक्शंस होते हैं या वो प्रोसेस होता है जो कि प्रोड्यूसर यूज करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सके, थोड़ा सा और ज्यादा प्रोलॉन्ग कर दे। जब वो प्रोलॉन्ग करेगा तो दिस इज हाउ द प्रोड्यूसर कैन जनरेट मोर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, फॉर द प्रोडक्ट। अब सब वन वे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है हमारे पास? प्रोडक्ट को रीब्रांड कर दे, चेंजेस इन द पैकेजिंग, चेंजेस इन द कलर थीम। हमने लेक्चर के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चीज पढ़ी भी थी कि वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ डंकिन के डंकिन डोनट्स आर नाउ इट्स डंकिन। उसने अपना कलर, लोगो, नेम थोड़ा सा चेंज कर दिया, लोगो थोड़ा सा चेंज कर दिया, रीब्रांड कर दिया। इसी तरीके से प्राइसिंग हो सकती है कि हम प्राइसिंग को रिड्यूस कर दें, प्रोमोशनल प्राइसिंग यूज कर दें, पैकेजिंग के अंदर चेंजेस लेकर आ गए, नई एडवर्टाइजमेंट बना दें। So these are the some of the steps that can be taken by the business to extend the life of a product. तो आपको उस पर्टिकुलर वे को एक्सप्लेन करना है कि हाउ इट कैन लीड टू द प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन या लाइफ ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यहाँ तक साधो, इज इट क्लियर? आगे बढ़े। I need a thumbs up from everyone so that we can proceed. Exactly, था आ सकती है। हाँ, आ सकती है एग्जाम्पल, आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द टर्म इंडक्शन ट्रेनिंग। अगेन व्हाट इज इंडक्शन ट्रेनिंग? इट्स वन ऑफ द ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग क्या होती है? इंडक्शन। इंडक्शन ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जो कि इंट्रोडक्टरी होती है। और हम किसको प्रोवाइड करते हैं? हम प्रोवाइड करते हैं टू द न्यू एम्प्लॉय। हम किसको प्रोवाइड करते हैं? न्यू एम्प्लॉय को। हम न्यू एम्प्लॉय को क्यों प्रोवाइड करते हैं? इन ऑर्डर टू मेक हिम और हर फैमिलियर विद द वर्किंग कंडीशंस। भाई लेट्स सपोज बंदा टोयोटा से होंडा में आता है, तो इंडस्ट्री सेम है, कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मार्केट शेयर दोनों डोमिनेंट है, दे आर द लीडर्स ऑफ द मार्केट, बट द कल्चर, वर्किंग प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट कैन बी डिफरेंट. So when a particular business comes and joins a new organization, he will be considered as the new employee for an organization. उसके पास भले एक्सपीरियंस है लेकिन वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है. When he is leaving that particular organization and joining another, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास अब नई वर्किंग कंडीशंस, प्रैक्टिसेस होंगी, तो उससे हम इससे फैमिली करवाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में जाके एरर्स के चांसेस रिड्यूस हो जाए. Is it clear? बहुत basic है. So what is induction training and introductory training? That is provided to the new employee in order to make them familiar with the working conditions, environment, and the working practices in order to reduce the chances of failure. That's it. Part B देंगे 3B. Explain one benefit to a business of training its employees. अब वही हमारे पास benefit के 2 marks हैं to a business of training its employees. तो सर ये जो ट्रेनिंग है इसकी नॉलेज होगी, ट्रेनिंग बताना होगा हमें क्या है हमारे पास. तो ट्रेनिंग हम बताएंगे कि ट्रेनिंग क्या है हमारे पास. तो ट्रेनिंग हमारे पास क्या है? वर्क रिलेटेड एजुकेशन है जो कि हम वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं. That is provided by the employer to employees in order to enhance their performance, in order to increase their performance at the workplace. जिसके लिए बेनिफिट को एक्सप्लेन करना है. तो सर बेनिफिट क्या होगा कि लेट्स सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स को हम ट्रेन करते हैं तो वर्कर्स की स्किल्स एनहांस हो जाएंगी, और जब स्किल्स एनहांस हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली नाउ दे आर गोइंग टू वर्क विद मोर एफिशिएंसी एंड दे आर गोइंग टू वर्क विद मोर प्रोडक्टिविटी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बढ़ जाएगा. दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट.
क्लियर करना है कि हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग कैन प्रोवाइड द बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉयज एंड हाउ एम्प्लॉयज आर गोइंग टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब वर्कर्स की स्किल्स एनहांस होंगी तो दे आर गोइंग टू बिकम मोर एफिशिएंट, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ भाई आगे बढ़े। यस आ सकता है, एग्जैक्टली exactly. आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये अब 5 मार्क्स है। पहले क्या होता था यूजुअली कि क्वेश्चन नंबर 3 5 मार्क्स का होता था, अब क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स का होगा। एनालाइज वन वे अ बिजनेस माइट रेज प्रोडक्टिविटी लेवल्स। जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी लेवल्स किसके रेज करने होंगे हमें, एम्प्लॉयज के। तो सर मार्क्स की डिवीजन क्या है, वही 1 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नॉलेज शो हो जाएगी कि प्रोडक्टिविटी है क्या, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। तो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज द comparison between output against the input, or is the ratio of output against the input. Simple. Productivity measures the ratio of output against the input that is provided to the employees, to the workers over a period of time. Productivity की definition आपने बतानी है। अब सर यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि हम सिंपल एक वे लिख देते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं, वर्कर्स को फाइनेंशियल बेनिफिट्स देके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने वर्कर्स को ट्रेन कर रहा है, तो वर्कर्स जब ट्रेन होंगे हमारे पास, तो एनालिसिस क्या होंगे हमारे पास कि जब द वर्कर्स आर गोइंग टू गेट ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग से उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, वही एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि वर्कर्स कैन बिकम मोर मोटिवेटेड, तो मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स भी तो बढ़ सकती है, and the workers are going to get motivated, तो workers are now going to work with more productivity क्योंकि उन्हें मिल रही है chances of growth, उनकी pay scale बढ़ सकती है, they can get promoted। बहुत सारे factors हैं जो कि लीड करते हैं मोटिवेशन से रिगार्डिंग द ट्रेनिंग। बेसिक है, कोई मसला है इसके अंदर? हाँ भाई बच्चों, इज इट क्लियर? ऐसा कोई मसला है इसमें? बहुत आसान था सेक्शन है वैसे, इट्स मार्क्स स्कोरिंग, मतलब आप इजीली 17 18 स्कोर कर सकते हैं, 18 नहीं तो 17 तो इजीली आप स्कोर कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन है। आ जाए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A को देखिएगा जरा। Analyze 2 ways in which accurate cost information can be used to improve business performance. हाँ भाई, Analyze 2 ways in which accurate cost information can be used to improve business performance। अब देखो यहाँ पे सीन सुनना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5A की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे पहले क्या होता था, एनालाइज बेस, एग्जामिनर जो है ये टू का वर्ड यूज ही नहीं करता था, एग्जामिनर कहता था बेस सिर्फ। हमारे पास ये पेपर है फेब मार्च 2023, रीसेंट पेपर इंडिया का। तो एग्जामिनर पहले कहता था एनालाइज वेज इन विच एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्लैरिटी आ गई कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रीजंस लिखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर खुद कह रहा है कि एनालाइज 2 वेज, analyze 2 reasons, analyze 2 methods, analyze 2 benefits, analyze 2 drawbacks. So 2 will be mentioned,
ये जो 2 है ना, ये मेंशन होगा जब आप, तो हम यहाँ पे किस तरीके से मार्क्स की डिवीजन करेंगे? देखो 2 रीजन है। तो रीजन नंबर 1, उसका क्या होगा? पहले नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस। अब जो नॉलेज है 1 मार्क, एप्लीकेशन 1 मार्क, एनालिसिस 2 मार्क्स, कितने हो गए? 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पूरे कितने आ गए आपके? 8। तो एक आपने रीजन आइडेंटिफाई करा, उसको रिलेट करा कि हाउ इट कैन बी रिलेटेड टू द बिजनेस परफॉर्मेंस, और उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट, खत्म। तो आसान हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मार्क्स, क्लैरिटी आ गई हमारे पास और ज्यादा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव की। तो आज सवाल पढ़ लें दोबारा। एनालाइज 2 ways in which accurate cost information can be used to improve business performance. Accurate cost information, सर एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन, आ जाओ। तो सबसे पहले तो नॉलेज को समझते हैं। एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ये है सवाल। तो सर कॉस्ट क्या है हमारे पास? कॉस्ट में कह सकता हूं कि कॉस्ट हमारे पास मॉनेटरी अमाउंट है दैट फेसेस बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द बिजनेस एक्टिविटी। फिर आप बता दें, सच एज रेंट, फाइनेंस कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, जो कि हम परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट, फिक्स एसेट वगैरह करते हैं। तो ये कॉस्ट है हमारे पास। तो कॉस्ट कोई भी हो सकती है, रेवेन्यू भी हो सकती है, एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे आपने अपनी शो कर दी कि नॉलेज के दैट यू नो अबाउट द कॉस्ट, कि कॉस्ट क्या है हमारे पास। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आता है बच्चों? इज इट क्लियर एवरीवन? अब से यहाँ पे एप्लीकेशन और ये सारे पॉइंट्स कहां से आएंगे? देखो, सबसे पहली चीज, एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन को समझो कि मैं जो कॉस्ट मेरी इनकर्ड हो रही है वो सारी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हो। मैं जो कॉस्टिंग कर रहा हूं दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट दैट इनकर्ड, कि कितने का मटेरियल, कितने की लेबर, कितने के इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, कितने के डायरेक्ट कॉस्ट, ये सब कुछ। तो एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन इसके लिए जरूरी है ताकि एक पर्टिकुलर बिजनेस इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो सके। सर डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? कि सर अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बना रहा है तो ये एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन कैन हेल्प द प्रोड्यूसर इन डूइंग द कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग की बेसिस पे द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू सेट द सेलिंग प्राइस। तो अगर एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो सेलिंग प्राइस इफेक्टिवली सेट नहीं हो सकती, और जब सेलिंग प्राइस इफेक्टिवली सेट नहीं होगी, सो हाउ द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस दैट ही इज चार्जिंग। दूसरा, एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के अंदर इस तरीके से उसे हेल्प कर सकती है कि उसे पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि अंडर परफॉर्मिंग है। अंडर परफॉर्मिंग का मतलब क्या है? कि 2 3 4 डिसीजन, 2 3 4 डिविजन है और डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, वहां पे इनएफिशिएंसी हमारे पास ज्यादा है। तो वो इसके थ्रू उसे मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है और डिसीजन ले सकता है कि अगर ये लॉस मेकिंग डिवीजन है, अंडर परफॉर्मिंग डिवीजन है, तो उसे शट डाउन कर दिया जाए ताकि कंटिन्यूस लॉस ना हो, कंटिन्यूस हमारी कॉस्ट ना लगे। देखो ये जो पार्ट है हमारे पास प्रोडक्ट वाला, उसका मतलब क्या है? कि मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूं तो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस सेट करता हूं। सेलिंग प्राइस किसकी बेसिस पे सेट करता हूं? उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं। तो अगर मेरे पास एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू सेट द सेलिंग प्राइस, और जब सेलिंग प्राइस इफेक्टिवली सेट नहीं होगी, सो हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही।
सेकंड हमारे पास जो पॉइंट था वो अंडर परफॉर्मिंग वाला था कि भाई एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये बता रही होती है कि आपके कौन से अंडर परफॉर्मिंग डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स हैं। तो एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके पास एग्जैक्टली होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, किसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो हम फिर उसकी बेसिस पे डिसीजन लेंगे और फिर एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे कॉस्ट को। ये भी हो सकता है सफीउल्लाह, एग्जैक्टली। सेकंड, एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन कि हम ये नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नई मशीनरी खरीद रहे हैं, या हम फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट और प्लांट खरीद रहे हैं अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के लिए। तो इसकी पूरी की पूरी कॉस्टिंग होगी, कॉस्ट इंफॉर्मेशन होगी कि इसको इंस्टॉलेशन के, उसको खरीदने के, इसके कैरेज कितने चार्जेस लगेंगे। तो एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन आपको बताएगी और आपको हेल्प करेगी डिसीजन में। सेकेंडली, ये आपको ये भी बताएगी कि इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या आएगा बिजनेस के ऊपर, आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा। तो अगर आपके पास एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने कॉस्ट सही तरीके से कैलकुलेट ही नहीं की थी। जब एक्चुअल रिजल्ट्स आए, जब आपने देखा, तो आपका प्रॉफिट अफेक्टेड हो गया, क्योंकि आपने शुरू में जब कॉस्टिंग की थी और कॉस्ट जब आप कैलकुलेट कर रहे थे तो यू डिडंट कैलकुलेट द कॉस्ट एक्यूरेटली, दैट्स व्हाई इट इज लीडिंग टू द लेस प्रॉफिट and it is affecting the sources of finance and the financial accounts of the business. एग्जैक्टली exactly. ये भी पॉइंट हो सकता है कि भाई एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रीवियस ईयर्स और अपने कंपैटिटर्स के साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में हेल्प करती है, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं, अपनी प्लानिंग करें, दैट हाउ यू कैन मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इंप्रूव योर बिजनेस। एग्जैक्टली पॉइंट है। समझ में आया पॉइंट क्या है? हाँ, हो सकता है। पॉइंट आइडेंटिफाई करा ना हमने, इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हुजैफा, ये वाला पॉइंट। आगे बढ़े, इज इट क्लियर? जी बच्चों, इज इट क्लियर? आई नीड अ थम्स अप सो दैट वी कैन प्रोसीड। हाँ, बजटिंग भी आ सकता है हमारे पास। आ जाए, अब हमारे पास इसी का पार्ट भी है। 5B, evaluate whether cash flow forecasting is the most important activity for a new restaurant to succeed. Evaluate करना है। तो हमारे पास whether cash flow forecasting is the most important activity for a new restaurant to succeed. तो आज सबसे पहली चीज तो मुझे बात बताएं कि अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज क्या होगी क्वेश्चन की। नॉलेज में क्या आएगा हमारे पास? नॉलेज के अंदर हमारे पास क्या आएगा बच्चों? कैश फ्लो फोरकास्टिंग। क्या आएगा? कैश फ्लो फोरकास्टिंग। कि कैश फ्लो फोरकास्टिंग क्या है? भाई कैश फ्लो फोरकास्टिंग हमारे पास क्या है? इट्स बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जिसके अंदर हम फ्यूचर कैश फ्लो पोजीशन को एस्टिमेट करते हैं। So it predicts the amount of inflows and outflows in an upcoming year or over a given time period of the business. कि future cash flow position क्या होगी upcoming months के अंदर, quarters के अंदर, upcoming year के अंदर कितने inflows and outflows होंगे, that is known as the cash flow forecasting. तो cash flow forecasting बहुत important है, ये चीज तो हमें पता है। क्योंकि situation क्या है हमारे पास? situation हमारे पास ये है कि एक new restaurant business है,
तो जब एक न्यू रेस्टोरेंट बिजनेस है उसके लिए कैश फ्लो फोरकास्टिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि वो यहाँ पे मेंटेन कर सके लिक्विडिटी। क्यों? पॉइंट को सुनना, आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन ना। मेंटेन लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि सिचुएशन ये है, क्योंकि न्यू रेस्टोरेंट बिजनेस है। तो जब नया रेस्टोरेंट बिजनेस है तो इसके पास कोई रिलेशनशिप विद द सप्लायर नहीं है, he does not have any contact with the supplier और सब कुछ। क्योंकि जो नए बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि they cannot get the supplies and inventory on credit because of the no relation and the poor relationship with the supplier because they are new। तो सप्लायर ट्रस्ट नहीं करता। तो कैश फ्लो फोरकास्टिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो मेंटेन कर सके लिक्विडिटी। न्यू रेस्टोरेंट है ताकि सप्लायर को भी अट्रैक्ट कर सके अपने पास, ताकि सप्लायर उसे आगे जाके क्रेडिट दे दे। दूसरा, इसको इसके लिए भी जरूरत है, कैश फ्लो फोरकास्टिंग इसके लिए भी है ताकि वो इमीडिएट कैश पे सप्लाईज बाय कर ले। क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस है तो सप्लाईज तो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, मीट वगैरह जो रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। सेकंड, कैश फ्लो फोरकास्टिंग इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए कि वो यहाँ पे कैश सप्लाईज के आगे मैं लिख देता हूँ मीट, और क्या हो सकते हैं हमारे पास, फूड सप्लाईज। थर्ड, कैश फ्लो फोरकास्टिंग इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिजनेस है तो अक्सर जो नए बिजनेस फेल हो जाते हैं दैट एक्चुअली फेल्स बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कैश फ्लो फोरकास्टिंग इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया बिजनेस उसके लिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाइवल इसका ऑब्जेक्टिव है जो कि उसे अचीव करना है। तो अगर if a particular business fails to maintain or to effectively manage its cash flow, so how the business is going to achieve its initial objective of survival, और business बंद हो जाएगा। हाँ, और कैश फ्लो नहीं होगा इसके पास तो बैंक भी लोन नहीं दे सकता और कोई इन्वेस्टर्स को और हम किसी को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते टू गेट द फाइनेंस। परफेक्ट, सही पॉइंट आ रहे हैं सारे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली। ये हम क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन विद द एनालिसिस। अब इवैल्यूएशन हमारे पास जो है वो क्या होगी, इवैल्यूएशन अब बताएं। भाई कैश फ्लो फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है भाई। टेस्ट, क्वालिटी ऑफ फूड also plays a vital role in the success of the restaurant। How effective customer service they are offering। कैश फ्लो बहुत अच्छा है लेकिन इफेक्टिव कस्टमर सर्विस नहीं है। What pricing strategy they are using, क्योंकि वो नए बिजनेस है मार्केट के अंदर। How desirable and trends they are meeting to satisfy customer need। क्योंकि रेस्टोरेंट है हमारे पास, नए नए इनोवेशन, नए नए फूड और सब कुछ आ रहे हैं, तो ये भी है। फिर एक और पॉइंट भी आ सकता है कि लोकेशन ऑफ द रेस्टोरेंट कहाँ पर है, कि भाई मेन सिटी सेंटर पे है, सिटी टाउन के अंदर है, डाउनटाउन कहाँ पर है, ये भी एक हमारे पास है। तो इवैल्यूएशन समझ में आई किस तरीके से हो रही है इसमें।
हाँ बच्चों, is it clear? Everyone, I need a thumbs up from everyone so that we can proceed.